हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। हम लोग बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। 1992 से अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, जितने भी प्रश्न पत्र हैं, उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट 22 सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग हिस्ट्री को डिस्कस करें। हिस्ट्री में प्राचीन इतिहास के बारे में डिस्कस कर लिया है। प्राचीन इतिहास से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे गए बीपीएससी में, उन सभी प्रश्नों को अच्छे से डिस्कस किया है। इसके बाद मध्यकालीन भारत के इतिहास से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे गए, उन सभी प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे। मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट किया गया है। ये सीरीज बीपीएससी के अलावा किसी अदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप 2 से 3 बार इस सीरीज को अच्छे से मतलब कि जो है रिवीजन कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो बीपीएससी का पहला प्रश्न पूछा गया, पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, यानी पहला प्रश्न का मतलब ये नहीं है कि 1992 में पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था यही पूछा गया था, तो ऐसा नहीं है। मतलब कि जो क्वेश्चन की जो शुरुआत है मध्यकालीन भारत के इतिहास से रिलेटेड, पहला प्रश्न है गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। यह जो प्रश्न है 2005 में भी पूछा गया, 2011 में भी पूछा गया। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। बचपन में उसे निसापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने एक दास के रूप में उसे खरीदा था। काजी ने उसकी उचित ढंग से देखभाल की, सभी शिक्षाओं में पूर्ण कराया। ऐबक बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, जिस कारण वह कुरान खां के नाम से जो है प्रसिद्ध हो गया। बाद में वह निसापुर से गाजी लाया गया, जहां उसे गोरी ने खरीद लिया और अपनी प्रतिभा, लगन, ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक ने गोरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। गोरी ने उसे आमिर याखूर के पद पर प्रोन्नत कर दिया और यहीं से उसके जीवन का एक नया अध्याय जो है आरंभ हो जाता है। वह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। वह लाहौर से ही शासन करता था और उसी को भारत में तुर्की राज का संस्थापक भी माना जाता है। गोरी के मृत्यु के बाद अगर बात करें तो लाहौर के नागरिकों के द्वारा आमंत्रित करने पर वह जो है लाहौर पहुंचकर शासन सत्ता अपने हाथ में लिया और उसने अपना राजाभिषेक गोरी के मृत्यु के 3 माह पश्चात जून 1206 में कराया था। ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उसने केवल मलिक और सिपह सलार के पदवियों से ही अपने आप को संतुष्ट रखा। गोरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन के द्वारा मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद नियम पूर्वक 1208 ईस्वी में ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिली। सेकंड प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहां थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहां थी? इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का जो झोपड़ा है क्या है? तो एक मस्जिद है, याद रखिएगा। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान देता था कि उसे लाख बख्श के नाम से पुकारा गया। फरिश्ता ने लिखा है कि यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। इसकी एक उपाधि कुरान खां भी थी, याद रखिएगा। देखिए, ऐबक को अगर बात करें तो साहित्य से अनुराग था। ऐबक को साहित्य से अनुराग था और स्थापत्य कला में भी रुचि थी। ठीक है, तत्कालीन विद्वान हसन निजामी और फक्र ए मुदबिर को उसका संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए थे। हसन निजामी ने ताज उल मासिर की रचना की। ऐबक ने दिल्ली में कुवत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया था। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य आरंभ किया, लेकिन इल्तुतमिश ने इस कार्य को पूर्ण करवाया। यहां से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि कुतुब मीनार के निर्माण में किन किन का योगदान रहा, किसने आरंभ किया, किसने पूर्ण कराया, ये दोनों बात याद रखिएगा। कुतुब मीनार किसके द्वारा जो है पूरा किया गया था? कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 5 नंबर है, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम जो है अख्ता प्रदान किया था? भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। गोरी के विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अख्ता प्रथा जो है स्थापित हो गई। देखिए, गोर के मोहम्मद शाम ने यानी मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1991 ईस्वी में
जो है हासी अक्ता या इक्ता मतलब कि इक्ता यानी प्रांत, एकता या प्रांत प्रदान किया। हासी अक्ता या इक्ता या प्रांत प्रदान किया। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके कार्यों से प्रसन्न होकर गोरी ने उसे कुहराम और समाना का प्रशासन जो है नियुक्त कर दिया। और 1900 याद रखिएगा, जो 1900 नहीं, 1192 से 1206 ईस्वी के बीच तक उसने गोरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के विजित भागों का प्रशासन संभाला। और इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया। 6 नंबर है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बख्तियार खिलजी। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। मोहम्मद गोरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी से 1202 ईस्वी के बीच बिहार की विजय की। नालंदा और विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर राजधानी उदनपुरी पर कब्जा कर लिया। और उसने 1202 से 3 ईस्वी के आसपास जो है बंगाल पर भी आक्रमण किया। उस समय वहां का शासक लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह से जो है लूटपाट की। याद रखिएगा, राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर दक्षिण बंगाल में जो है शरण ली और वहीं कुछ समय तक जो है शासन करता रहा। प्रसिद्ध पर्शियन इतिहासकार मिनहाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात ई नासरी में बिहार में उसके हमलों के बारे में विस्तार पूर्वक जो है या विस्तार से जो है वर्णन किया है। 7 नंबर प्रश्न है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला जो विवरण प्राप्त हुआ, कहां से प्राप्त हुआ बताइए, किससे प्राप्त हुआ? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा तबकात ए नासरी से, यानी तबकात ए नासरी यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 8 है, नालंदा विहार का विध्वंस किया था। नालंदा विहार का विध्वंस किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ और राढ़ पर अधिकार करके राजमहल के पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया। एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता को स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। प्रश्न संख्या 10, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के सम्मान प्रतिपादित किया था? तो बताइए, थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के जो है समान प्रतिपादित किया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बलबन। देखिए, अगर बात करें तो जो बलबन है इसके बारे में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को रजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान जो है प्रतिपादित कर दिया। यानी बलबन के समय में जो रजाओं का जो अधिकार था ईश्वरीय अधिकार के रूप में उसे पेश किया। और इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। राजा जीले अल्लाह या जीले इलाही यानी ईश्वर का प्रतिबिंब है। उसने पुत्र बुगरा खां से कहा था, सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। तो राजा जो है, राजा जीले अल्लाह या जीले इलाही या ईश्वर का प्रतिबिंब होता है। और उसका जो पुत्र था बुगरा खां, इससे कहा था बुगरा खां से बलबन ने कि सुल्तान का जो पद है निरंकुशता का सजीव प्रतीक है, यानी निरंकुशता को अपनाना चाहिए। 11 नंबर है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? आपको मालूम है, और यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया? तो बलबन, बी ऑप्शन। बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति को अपनाया था। बलबन के राजत्व सिद्धांत की 2 मुख्य विशेषताएं थी। पहला जो विशेषता था, सुल्तान का जो पद है ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है। और द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, नियामत और खुदाई है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है।
सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है। 12 नंबर, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन कि सुल्तान के लिए कहा है। देखिए, बर्नी ने एक कथन कहा सुल्तान के लिए यह कथन कहा कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया था तो वह शरीयत के नियम और आदेश से पूर्णतः स्वतंत्र था। यह बात बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में कही है, तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। जियाउद्दीन बर्नी ने उक्त कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज का नियंत्रण स्थापित किया। इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए वह स्वयं कहता है कि मैं नहीं जानता कि कानून के दृष्टि से क्या उचित क्या अनुचित है। मैं राज्य की भलाई और अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूं, जो उचित समझता हूं, उसी को करने की आज्ञा देता हूं। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन ने राजपद के विषय में बलबन के विचार को पुनः जीवित किया। वह राजा की सार्वभौमिकता में विश्वास रखता था जो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मात्र है। उसने अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा, इसीलिए उसने खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त करने के संबंध में कोई याचना नहीं की। उसने अपने आप को यामीन उस खिलाफत नासरी अमीर उल मुमानीन बताया। इस प्रकार अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। अलाउद्दीन उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा। प्रश्न संख्या 13 है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? तो जफर खां की। ऑप्शन ए। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित हुए कि वे उसी रात को 30 कोस पीछे हट गए और वापस चले गए। प्रश्न संख्या 14, रानी पद्मिनी का नाम जो रानी पद्मिनी है, इनका नाम अलाउद्दीन का चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या है? रानी जो पद्मिनी है इनका नाम अलाउद्दीन का जो चित्तौड़ विजय है इनसे जोड़ा जाता है, चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है अलाउद्दीन के। उसके पति का नाम क्या है? रानी जो पद्मिनी है इनके पति का नाम बताइए, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनके पति का नाम है राणा रतन सिंह। देखिए, पद्मिनी की कहानी का जो आधार है 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। और इसके अनुसार जो पद्मिनी है चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से तथा पद्मिनी की तुलना सैबा से की थी। देखिए, संभवतः इसी आधार को मानकर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी। 15 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव। याद रखिएगा, रामचंद्र देव। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध होकर उसे प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया था, लेकिन 1305 ईस्वी या 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। प्रश्न संख्या 16 है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? बताइए, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। 16 का बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क यानी राज के द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंदरात
पेंशनें तथा वकफ यानी धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि आदि के रूप में मिली थी। तो इन सभी को इसने उसे जो है छीन लिया और खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। 17 नंबर है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। इसका निर्माण लाल पत्थर और संगमरमर के द्वारा हुआ है। 1311 ईस्वी में बनकर यह तैयार हुआ था। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है जिसकी छत पर एक गुंबद है और इसके चारों दीवारों में एक मेहराब जो है मेहराब प्रवेश द्वार है। तो इसके चारों दीवारों में एक मेहराब प्रवेश द्वार है। 18 नंबर है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? दिल्ली के वह कौन सुल्तान था जो सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया था? तो देखिए, फिरोज शाह तुगलक था। यह दिल्ली का सुल्तान था जिसने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया था। फिरोज तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण कराने के लिए प्रसिद्ध रहा। सिंचाई के सुविधा से जो सिंचाई की सुविधा है कृषि के लिए, सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के बाद हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। यानी सिंचाई पर भी कर लगाया गया और उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे, अपनी पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देना पड़ता था। प्रश्न संख्या 19 है, फिरोज तुगलक के द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? फिरोज तुगलक के द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था, बताइए। तो दार उल सफा एक खैराती अस्पताल था। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। राज के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज तुगलक था। उसने दार उल सफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना की और उसमें कुशल हकीम रखे, अच्छे डॉक्टर, मतलब कि हकीम का मतलब डॉक्टर, अच्छे हकीम रखें। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? वह कौन सा सुल्तान था, उसका नाम क्या था जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक जो था बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने के लिए जो है एक नियम बनाया था। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए, कुछ कह सकते हैं कि भलाई के कार्य किए। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर खोलकर, यानी रोजगार दफ्तर जिसे कहते हैं, तो नियुक्ति के लिए, बेरोजगारों की नियुक्ति के लिए एक दफ्तर खोला, रोजगार दफ्तर, और प्रत्येक मनुष्य के गुण और योग्यता के पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी की समस्या को, यानी बेरोजगारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया। 21 नंबर है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज तुगलक। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। फिरोज को दासों का बहुत शौक था। फिरोज तुगलक, ये दासों का शौकीन था। उसके दासों की संख्या 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग यानी दीवान ए बंदगान का गठन किया था। उन दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। प्रत्येक दास को 10 से 100 टंके के बीच जो है वेतन मिलता था। कभी कभी जागीरें भी मिलती थी। फिरोज का यह शौक राज के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। हानिकारक सिद्ध इसलिए हुआ कि अत्यधिक जो कर राजस्व थे इन दासों में ज्यादा खपत हो जाते थे। ठीक है, ज्यादा मतलब कि जो राज्य की जो आय थी इन्हीं में सबसे ज्यादा चली जाती थी। और प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? वह कौन सा सुल्तान था जिसने फ्रूट की गुणवत्ता यानी फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया था? तो फिरोज तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए जो है बाग लगवाए तथा अलाउद्दीन के 30 पुराने बागों को फिर से लगवाया। 23 नंबर है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासन काल में आया था? जो अब्दुल रज्जाक था ये किस राजा के शासन काल में भारत आया था, आपको बताना है। और ये कौन था? तो फारसी यात्री था अब्दुल रज्जाक।
इसका देखिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये देवराय द्वितीय के समय में मतलब कि भारत में आया था, ठीक है। और फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। उसने अपने यात्रा वृत्तांत मतला उस सदाइना व, याद रखिएगा, जो इसका अपना मतलब कि इसका जो अपना पुस्तक है जिसमें यात्रा वृत्तांत लिखा है, मतला उस सदाइन व मज्म उल बहरीन, इसमें देवराय द्वितीय के शासनकाल का वर्णन किया गया है। इसके बाद 24 नंबर है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज जो है स्थापित हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? इसका सही जवाब क्या होगा, आप बताइए। तो देखिए, इसका जो सही जवाब अगर बात करें तो जो इसका सही जवाब होगा आपको बताना है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा सैयद वंश, बी ऑप्शन। और इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे, देख लेते हैं। देखिए, अगर बात किया जाए तो तैमूर के आक्रमण ने तुगलक शासन को कमजोर कर दिया था। तैमूर ने जब आक्रमण किया तो इसके आक्रमण ने तुगलक शासन को मतलब कि कमजोर कर दिया। लूटपाट करने के कारण राजस्व जो था, जो क्षति हुआ था, इसके वजह से यह कमजोर हो गया। और 1412 ईस्वी में नसरुद्दीन के मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। तो नासिरुद्दीन था, इसके मृत्यु के साथ ही जो तुगलक वंश इसका मतलब कि नाश हो गया। 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, लेकिन उसने जो दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे दौलत खां के सूबेदार खिज्र खां ने पराजित कर दिया। तो दौलत खां के जो सूबेदार था खिज्र खां, उसे पराजित कर दिया गया। वह तैमूर के द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार करके एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली। 25 नंबर, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नए नगर बसाया जहां अब आगरा है? जो अब आगरा है उस जगह को किसने बसाया था, किस सुल्तान ने बसाया था, आपको बताना है। किस सुल्तान ने एक नया नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिकंदर लोदी। 17 जुलाई 1489 ईस्वी को निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठता है और वह लोदी वंश का महानतम शासक था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर जो है नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर को बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किए, कोशिश किए। नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी उसी के समय में आरंभ किया गया था। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। उसके समय में योग्य व्यक्तियों की एक सूची बनाकर जो है प्रत्येक 6 माह पश्चात उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। वह शिक्षित और विद्वान था। उसके स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया। उसके समय में गायन विद्या का एक श्रेष्ठ ग्रंथ लजत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर लोदी शहनाई, याद रखिएगा, जो सिकंदर लोदी था शहनाई सुनने का बहुत बड़ा शौकीन था। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं भी लिखता था। ये सभी इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद 26 नंबर है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपको बताना है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा हरिहर तथा बुक्का। ये दोनों भाई थे और इन्हीं दोनों भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा किया गया था। इस राज्य की राजधानी हम्पी थी जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। 27 नंबर है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हरिहर द्वितीय। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में देख लेते हैं। 1377 ईस्वी में बुक्का के मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय सिंहासन पर बैठता है। उसने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की। उसने कनारा, मैसूर
त्रिचिन्नापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता। श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। बहमनी राज से भी उसका संपर्क हुआ, मतलब कि इसने संघर्ष किया। और 1377 ईस्वी में सुल्तान मुजाहिद ने उसके राज पर आक्रमण कर दिया, किंतु सफल नहीं हुआ, असफल हो गया उसके आक्रमण। और हरिहर द्वितीय के सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज से बेलगांव और गोवा छीनना था। तो इसने जो पश्चिम में जो बहमनी राज था, बेलगांव और जो गोवा था, इसको उसने क्या किया, छीन लिया। और वह शिव का यानी विरूपाक्ष का उपासक था, याद रखिएगा। 28 नंबर है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? बताइए। विजयनगर के उस मतलब कि राजा का नाम, जो मतलब कि जो राजा था, जो जिसका नाम था कृष्णदेव राय, इसने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था, आपको बताना है। तो देखिए, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का राज जो है गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह के साथ, कुली कुतुब शाह। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त था, बिजी था, तब कुतुब शाह ने विजयनगर की जो सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। वारांगल, कोंडबिंदु आदि के किले जीत लिए। उसके बाद उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ। कुतुब शाही सेना पराजित हो गई। 29 नंबर, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो आपको मालूम है, इसका सही जवाब हो जाएगा भू राजस्व। देखिए, विजयनगर राज्य को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होता था, जैसे कि भू राजस्व से, संपत्ति कर से, व्यापारिक कर, व्यवसायिक कर, उद्योग पर लगाए जाने वाले कर, सामाजिक और सामुदायिक कर तथा अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड। इन सभी से जो है विजयनगर राज्य को जो है आय प्राप्त होता था। याद रखिएगा, भूमि का भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था और उपज का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था। तो भूमि कर कितना था? 1/6 भाग। शिष्ट यानी भूमि कर नामक कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। यानी जो भूमि कर था, यह राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। केंद्रीय राजस्व विभाग को 58 यानी अस्थवन या अथवन कहा जाता था, 58 कहा जाता था, याद रखिएगा। 30 नंबर है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहां मिलता है? विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहां मिलता है, आपको बताना है। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य का जो अवशेष है वो हम्पी में मिलता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगर बात करें तो हम्पी के जो खंडहर है, याद रखिएगा, हम्पी के खंडहर यानी वर्तमान कर्नाटक में अवस्थित है, विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हम्पी के जो खंडहर हैं, ये विजयनगर साम्राज्य के प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। और हम्पी के जो खंडहर हैं, ये कर्नाटक में अवस्थित है। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी सम्मिलित है। 31 है, दीवान ए अर्ज विभाग किससे संबंधित था? दीवान ए अर्ज विभाग जो है किससे संबंधित था? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा रक्षा विभाग से। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दीवान ए आरिज या दीवान ए मुमालिक सल्तनत काल में, दीवान ए आरिज या आरिज ए मुमालिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। और आरिज ए मुमालिक का विभाग ही दीवान ए अर्ज कहलाता था। और इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। 32 है, शिवाजी की राजधानी कहां थी? शिवाजी की राजधानी कहां थी? तो रायगढ़ में थी, याद रखिएगा। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राजाभिषेक कराया था। छत्रपति की उपाधि धारण की एवं रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राजाभिषेक कराया। 33 है, बहमनी राज का संस्थापक कौन था? बहमनी राज का संस्थापक था अलाउद्दीन हसन, याद रखिएगा। दक्कन के अमीरान ए सदाह के विरुद्ध के विद्रोह के परिणाम, अगर बात करें जो दक्कन के अमीरान ए सदाह के विरुद्ध विद्रोह के परिणाम स्वरूप
मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की जो है स्थापना हुई। जफर जफर खां नामक एक सरदार ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 में सिंहासनारूढ़ हुआ, सिंहासन पर बैठा और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। उसने गुलबर्गा को अपने नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया तथा उसका नाम, याद रखिएगा, उसका नाम जो है क्या रखा, अहसानाबाद रखा। अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे 4 तरफों या प्रांतों में विभाजित किया, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर में। प्रत्येक प्रांत एक शासक के अधीन था। गुलबर्गा का प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था, इसमें बीजापुर भी सम्मिलित था। दक्षिण के हिंदू शासकों को उसने अपने अधीन किया और अपने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान करके नई प्रथा जो है आरंभ की। उसने हिंदुओं से जजिया न लेने का भी आदेश दिया था। 34 नंबर है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो बताइए, सरंजामी जो प्रथा है किससे संबंधित है? तो मराठा भू राजस्व प्रथा से यह संबंधित है। मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। इस काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। 35 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए, खराज। इसका सही जवाब हो जाएगा खराज, उस्र और मुक्तई, यानी पहला, तीसरा और चौथा, यानी डी ऑप्शन। खराज, उस्र और मुत्तई, याद रखिए, खराज, उस्र और मुत्तई भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है, जबकि खुम्स भूमि उत्पाद पर, जो खुम्स है, भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था। देखिए, खुम्स लूट का धन होता था। खुम्स युद्ध में शत्रु राज की जनता से जो है लूट में प्राप्त होता था, यानी जो जिस राज से युद्ध होता था, जो पराजित होने वाला होता था, पराजित होने के बाद उस राज को लूटा जाता था और लूटने के बाद जो राजस्व प्राप्त होता था उसको क्या बोलते थे? खुम्स। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था और 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने 4/5 भाग राजकोष में दिया और 1/5 सैनिकों में बांटा। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया। 36 है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधार राजस्व के रूप में दावा किया? किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का जो आधा राजस्व है, आधा राजस्व के रूप में दावा किया, यानी जो जैसे खड़ी फसल है भूमि में, जो मतलब कि भूमि से, यानी जो खेत है, खेत में जो खड़ी फसल है, यानी जो काटा नहीं गया, तभी खड़ी फसल में ही आधा राजस्व के रूप में जो सुल्तान है, मतलब कि किस सुल्तान ने इस तरह के दावा की कि जो खड़ी फसल है उसी में से आधा जो है आपको राजस्व देना होगा? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भू राजस्व नीति में कुछ परिवर्तन किए थे। उसने उपज का 50% भू राजस्व के रूप में जो है निश्चित किया, जिसे अनाज के रूप में लेने के लिए जो है जोर दिया गया। इससे पूर्व अगर बात करें तो बलबन और इल्तुतमिश ने भू राजस्व उपज की जो है 1/3 दर से अधिक नहीं लिया था। मुहम्मद बिन तुगलक के काल में भी भूमि की दर जो है अलाउद्दीन के भांति 50% थी, लेकिन जहां अलाउद्दीन ने राजस्व निर्धारण भूमि पैमाइश के आधार पर किया था, वहीं जो है मुहम्मद बिन तुगलक ने बिना पैमाइश के अनुमान के आधार पर राजस्व निर्धारित किया था। और इस प्रश्न में विकल्प सी और डी दोनों सही है, लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग जो है इसने विकल्प सी को सही माना है। 37 नंबर है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? शेख बहाउद्दीन जो जकारिया हैं किस संप्रदाय के थे, आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा सुहरावर्दी संप्रदाय से इनका संबंध था, शेख बहाउद्दीन जकारिया का। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर बात करें तो भारतवर्ष में सुहरावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया से प्रारंभ हुआ, इन्होंने प्रारंभ किया था। और सूफियों के इस संप्रदाय में शेख सद्रुद्दीन आरिफ, शेख रुकनुद्दीन अबुल फतह और शेख जलालुद्दीन सुर्ख आदि हुए। इस संप्रदाय के संत सुखमय जीवन पर बल देते थे, धन और संपत्ति को साधनों में बाधक नहीं मानते थे। 38 नंबर, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 के इकाइयों में जो है विभाजित किया? इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई,
ठीक है, ऑप्शन ई कैसे? इस्लाम शाह शेरशाह का पुत्र था। इस्लाम शाह किसका पुत्र था? शेरशाह का। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु 1553 ईस्वी में हुई। इस्लाम शाह ने ही अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। देखिए, शेरशाह के समय में भी सैन्य विभाजन की यह प्रणाली प्रचलित थी और बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ई माना है। 39 है, जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का जो संबंध था किससे था? तो राज कानून से। जवाबित का संबंध राज कानून से था। और प्रश्न संख्या 40 है, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? सल्तनत काल के जो सिक्के टंका, ससगनी और जो जीतल था, ये किन धातुओं के बने हुए थे? तो टंका चांदी का, ससगनी चांदी का और जीतल तांबे का। सल्तनत काल में टंका चांदी का और जीतल तांबे का बना होता था। ये दोनों सिक्के इल्तुतमिश के द्वारा प्रचलित किए गए थे। ससगनी भी चांदी का सिक्का था। टंका एवं जीतल का जो अनुपात था वो 1:48 का था, याद रखिएगा। 41 है, भारत में कागज का प्रयोग कब से जो है आरंभ हुआ? कागज का जो आरंभ हुआ कब से हुआ भारत में? तो याद रखिएगा 12वीं शताब्दी से। ठीक है, इसके बारे में अगर बात करें तो विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। कागज का आविष्कार कहां पर हुआ था? सबसे पहले चीन में। भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 ईस्वी का पेपर जो है संरक्षित किया गया है, जिसका शीर्षक पंचरक्षा है। यह भारत में कागज का सबसे प्राचीन प्रमाण है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में 42 से जो है हम लोग कवर करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।